नमस्कार। एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। ये शानदार मंच पूरा देश और दुनिया देख रही है और जिस तरीके से एक से एक आज गेस्ट आए हैं, मैं समझता हूं कि अपने आप में शानदार है। संजय भाई, आपको बहुत आपका स्वागत है और बधाई इसलिए कि अब आप नेशनल पार्टी हो गए हैं और बाकी जगहों पे आपकी नज़र है। गुजरात से लौटने के बाद तो अब नज़र कहाँ कहाँ है आपकी कि कहाँ कहाँ आप जाने वाले हैं, किसके साथ गठबंधन करने वाले हैं, कैसे सरकार में आने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था तो कोई यकीन नहीं करता था कि आम आदमी पार्टी भी कहीं चुनाव जीत सकती है। जी। 2013 में अप्रत्याशित परिणाम दिल्ली में आया, 28 सीटें हमारी आई, सरकार बनी। दूसरी बार 67 सीट आई, तीसरी बार 62 सीट आई। पंजाब में पहली बार 20 सीट आई, दूसरी बार 92 सीट आई। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमको 2 विधानसभा की सीट मिली, वहां पर राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त दल हम बने। और अभी गुजरात, जी। जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, मोदी जी अमित शाह जी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी की प्रयोगशाला मानी जाती है, उस गुजरात में 41 लाख वोट लेके 35 सीटों पे सेकंड पोजीशन पे रह के 5 विधानसभा की सीटें जीतना, मैं समझता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा आपने कहा, 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी बनने का जो गौरव हम लोगों को प्राप्त हुआ, वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व और हमारे काम के कारण। लेकिन संजय भाई, आपको लगता नहीं है कि क्या आप कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखिए, जितनी मेहनत मैं समझता हूँ अरविंद जी ने की, मनीष सिसोदिया ने की, आपने की, आपकी पूरी की पूरी टीम वहाँ लगी हुई थी। राजनीति जिस तरफ जा रही है ना, 2024 में लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है और आप लोग की नज़र भी उस पे है। दिल्ली पे तो अब आपने कब्जा कर लिया, एमसीडी भी आपके पास आ गया। आपको लगता नहीं कि किसी के साथ गठबंधन होना चाहिए, एक उसका विकल्प खुले रखा जाना चाहिए कि जिससे कि श्योर शॉट हो कि भाई हाँ, हम आने वाले समय में, आने वाले दिनों में सरकार भी बना लें? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में तो जो उसका कोई विकल्प खुला है, मैं यही समझना चाहता हूं। अभी तक अगर पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल जी के स्टेटमेंट को हम माने जी और उसी को आधार बनाएं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई गठबंधन हमारा इस देश की जनता के साथ है और हम राज्य दर राज्य अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में जहां जैसे हमको परिणाम मिलेंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये और सभी राज्यों में एक जैसा परिणाम भी नहीं मिला। हम कई राज्यों में चुनाव लड़े तो वहां उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी हमको उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, उत्तराखंड उसका उदाहरण है। तो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में अपने मुद्दों को लेके जा रही है। जैसे अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हम गए तो हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 1000 रुपए माताओं बहनों के लिए सम्मान निधि देंगे, हमने ये कहा कि हम 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो जो हमारा मुद्दा है, जो दिल्ली में हमने काम करके दिखाया है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे, पानी पे, इन्हीं मुद्दों को लेके हम हर राज्य में लेके जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कमोवेश सभी जगह पे यही समस्याएं हैं, दिक्कत है। तो अभी हम आम आदमी पार्टी की बात अगर करें तो अपना मजबूत संगठन बनाने पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसके हिसाब से चुनाव में जाने की हमारी रणनीति है। हम किसी गठबंधन की राजनीति में अभी तक आम आदमी पार्टी मतलब आप गठबंधन नहीं करेंगे? अभी कोई गठबंधन की राजनीति में हम नहीं जा रहे हैं। संजय भाई, कांग्रेस के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को जनता और देश इस समय देख रहा है, जो मेरी समझ पॉलिटिकल कहती है। और 2024 का जो चुनाव है वो बहुत बड़ा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि नहीं, हम लोग उसको जीतेंगे। आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा चुकी है, अब आप नेशनल पार्टी हैं। तो मैं वही इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि 2024 में आम आदमी पार्टी अकेले इतना बड़ा चुनाव तो नहीं जीत सकती। आप नेशनल पार्टी तो हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2024 का चुनाव बहुत ही मुश्किल भरा चुनाव होगा, इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई इनकार नहीं है। लेकिन जहां तक 8 वर्षों का सफर है भारतीय जनता पार्टी का, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। आज महंगाई आसमान छू रही है। रोटी पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ महंगा हुआ। आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, आपने काला धन लाने की बात कही थी, आज काला धन दोगुना हो गया। आपने कहा था किसानों की आमदनी दोगुना होगी,
किसानों की आमदनी पे अब आप कोई बात नहीं करते। एमएसपी आपने देने के लिए जो कमेटी बनाई वो वही लोग हैं जो तीनों काले कानून के समर्थन में थे। 1 साल तक देश का किसान अन्नदाता सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हुए। बेरोजगारी का आलम यह है कि ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये पार्लियामेंट में सरकार ने बताया कि 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी मांगी 8 सालों में और 7 लाख मात्र लोगों को रोजगार दे पाई है सरकार। तो ये सारे सवाल अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो मैं समझता हूं ये सारे सवाल लेकर जाएंगे तो इसका जवाब देना भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। आपसे समझना चाहता हूं और हमारा मंच भी समझना चाहता है कि जब इतने सारे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके बाद भी बीजेपी जीत रही है। देखिए अरविंद जी, आप किस तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं? नहीं, मैं यही आपसे समझना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, आप बता रहे हैं ना। 1 मिनट में बता रहा हूं। गुजरात में इतनी बड़ी जीत हुई, मैं बता रहा हूं आपको। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप उनके जीत का मूल्यांकन किस आधार पर कर रहे हैं? 3 जगह पर उनकी सरकार थी। एमसीडी में उनकी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार थी, गुजरात में उनकी सरकार थी। गुजरात की सरकार वो अच्छे बहुमत से बचाने में कामयाब रहे। हिमाचल का चुनाव वो हारे हैं, एमसीडी का चुनाव हारे हैं, और ऐसे नहीं हारे हैं। पिछले चुनाव की तुलना में अगर मूल्यांकन आप करेंगे, 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है एमसीडी में और हम 80 सीटें अधिक जीते हैं। तो अगर आप इस चुनाव में अगर आप देखेंगे कि लूजर कौन रहा, तो लूजर तो भारतीय जनता पार्टी रही। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है। जो वादे उन्होंने किए थे, किस रूट पे चलती है बुलेट ट्रेन, जरा बताइए मुझे। आज 10 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर रखा है। एनपीए का राइट ऑफ का मामला है, उस पर सरकार जवाब नहीं देती। कहते हैं साहब हम नाम नहीं बताएंगे किन पूंजीपतियों का हमने लोन माफ किया है। तो आप बताइए कि एक किसान अगर 1 लाख रुपए का कर्ज बाकी है या आप 5 लाख रुपए का भी कर्ज बाकी है, बैंक के सामने आपका पोस्टर लगा दिया जाता है, पूरे मोहल्ले में आपको बदनाम किया जाता है, लेकिन सरकार क्या कह रही है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन है हम उनके नाम नहीं बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आज हजारों करोड़ लूट के हिंदुस्तान का तमाम भगोड़े विदेशों में बैठे हुए हैं। आप सवाल पूछिए कि भाई उन पर कार्रवाई क्या होगी, तो कहते हैं हमें मालूम नहीं कहां है। मतलब ललित मोदी की फोटो एक आई पिछले दिनों सुष्मिता सेन जी के साथ। सुष्मिता सेन जी को पता है ललित मोदी कहां है। हमारी भारत की सरकार को, एनआईए को, सीबीआई को, ईडी को नहीं पता है कि ललित मोदी कहां है। तो आप बताइए, इस देश के बैंकों में जो आम आदमी का पैसा जमा है, उस पे लाखों करोड़ की जो लूट हुई है, इसका जवाब कौन देगा? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में अगर गंभीरता से चुनाव लड़कर मांगा जाए तो उनको मुश्किल होगी, और उनके खिलाफ जनता में एक मत है जो वोट के रूप में तब्दील होगा। मैं आपकी बात से सहमत हो गया। अब एक परिस्थिति मान लीजिए ये बनती है कि भाई एक माहौल बनता है, सारी विपक्षी पार्टियां आप देख रहे हैं, केसीआर उधर लगे हुए हैं, ममता बनर्जी उधर लगी हुई हैं, अखिलेश उधर लगे हुए हैं, आरजेडी और नीतीश कुमार इधर लगे हुए हैं, लोगों से मीटिंगें हो रही हैं। आपको लगता नहीं है संजय भाई कि ये जिस तरह से लोग अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं, शायद एक साथ लगते तो शायद कोई बड़ा पेड़ गिरा पाते? वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। देखिए पिछला 2 चुनाव छोड़ दीजिए आप, इसके पहले आप देखिए कि खुद भारतीय जनता पार्टी, अटल जी की जो सरकार बनी, एक 13 महीने वाली सरकार और दूसरी बार की सरकार, 23 दलों के साथ सरकार बनाई। हाँ, देखा वो। नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार जो बनी, उसमें भी बहुत सारे दल। आज भी इनकी पार्टी का, इनकी सरकार का क्या नाम है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हालांकि गठबंधन में अब कोई दल बचा नहीं है, इक्के दुक्के छोड़ के शिवसेना भी जा चुकी है, अकाली दल भी जा चुका है। लेकिन जहां तक गठबंधन की राजनीति है, आज की तारीख में अगर आप भारत जैसे विशाल देश में देखेंगे, बहुत सारी जगहों पे क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है। अब कई बार अरविंद जी, बहुत प्रचंड बहुमत रहना भी अहंकार का कारण बनता है। बहुत प्रचंड बहुमत रहना भी तानाशाही का कारण बनता है। इसीलिए तो मैं आपसे ये पूछ ही रहा हूं। लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो सरकार से सवाल पूछने वाला कौन बचेगा? ये सवाल मेरा इसीलिए है। डॉक्टर लोहिया ने एक जमाने में कहा था, बना लेते, डॉक्टर लोहिया ने बना लेते तो जरूरत ही नहीं थी। भाई इनकी भी यही स्थिति थी, इनके जनतांत्रिक गठबंधन में इतने सारे लोग थे, अब इनको जरूरत नहीं है। देखिए डॉक्टर लोहिया ने एक जमाने में कहा था, सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। यानी सड़क की राजनीति का दबाव, सड़क के आंदोलनों का दबाव संसद पर होना चाहिए। इसी तरीके से लोकतंत्र के अंदर आप अगर राज्य दर राज्य विपक्ष को खत्म करते जाएंगे, जो हमारी सरकार इस वक्त कर रही है, आप बताइए
8 वर्षों में 7 सरकारें इन्होंने खरीद फरोख्त करके बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में विधायकों की खरीद फरोख्त का एक संगठन बन गया है। उत्तराखंड में, अरुणाचल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में। आम आदमी पार्टी ने पूरा उन्हीं का रणनीति अपनाया। अब और क्या चाहते हैं? नहीं, कौन सी रणनीति नहीं, आप बताइए। हमारा कहने का मतलब है कि ये खरीद फरोख्त की राजनीति में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। खरीद फरोख्त की राजनीति कर करके उन्होंने 7 सरकारें देश के अंदर गिराई और बनाई। ये लोकतंत्र है। इस तरह की डेमोक्रेसी को आप डेमोक्रेसी कहेंगे? तो ये मैं तो देखिए राजनीति को बहुत नजदीक से, आप आम आदमी पार्टी की भी, भाई हम लोग तो संघर्ष के समय से जानते हैं एक दूसरे को। जिस तरीके से आपका, मैं अभी पार्लियामेंट का भाषण सुन रहा था, आपने उसमें ईडी, सीबीआई, डीआरआई, आपके ऊपर तो उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, कहाँ की पुलिस सब लगी हुई है ना? और आपको लगता है कि सारे लोग भेज दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहूंगा। हाँ, नहीं, वही बताइए। 8 वर्षों में 3010 छापेमारी की ईडी ने। राजनेताओं पर भी की, विपक्ष के नेताओं पर भी की, कुछ पूंजीपतियों पे भी की। और उनका कन्विक्शन रेट मालूम है आपको? मात्र 23 लोगों को उन्होंने, ऐसे लोगों को 23 लोगों को 3000 में से आरोप सिद्ध कर पाए वो। इसका मतलब बाकी मामले झूठे हैं। 23 मामलों में आप आरोप सिद्ध कर पाए। आप विपक्ष के लोगों को सिर्फ बदनाम करने के लिए उनके यहां छापेमारी करते हैं, घंटों घंटे उनके परिवार वालों को परेशान करते हैं, ऐसी मीडिया में खबर बनाते हैं कि ये तो वहां भ्रष्टाचारी हैं। क्या हुआ संजय रावत के केस में? 100 दिन के जेल में रहने के बाद एक राज्यसभा के सांसद निकल के आते हैं तो कोर्ट कहता है कि साहब इनके खिलाफ तो कोई साक्ष्य ही नहीं है। ये हो रहा है। मनीष सिसोदिया के घर पे अरविंद जी 14 घंटे तक छापेमारी चली सीबीआई की। उसके बाद उनके गांव में छापेमारी करने चले गए। उसके बाद बैंक का लॉकर चेक करने चले गए। क्या निकला? कुछ नहीं। चार्जशीट में नाम तक नहीं है। सत्येंद्र जैन पे मैं आपको बता रहा हूं, सत्येंद्र जैन पे सीबीआई के एक नहीं, 2 3 मामले चले। एक मामले की 3 साल तक जांच चली और उसके बाद कह दिया कोई साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ। एक मामले में कोर्ट ने पूछा भाई साक्ष्य क्या है, तो सरकार ने कहा हमें ये जज मंजूर नहीं है, जज बदलिए। आपने सुना है आज तक कभी? ऐसा पहला उदाहरण भारत के इतिहास में आपको मिलेगा जिसमें जज को बदलने के लिए, क्योंकि जज पूछ रहा था इनके खिलाफ साक्ष्य क्या है, उन्होंने कह दिया साहब जज बदल दिया जाए, और जज बदल गया। वहां से फिर अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। कल मनोज तिवारी जी आए थे मंच में, उन्होंने कहा था कि भाई सत्येंद्र जैन जी जेल में सारे कागजात देख रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी नोटिंग करा रहे हैं, और कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई। देखिए ऐसा है, जेल में कौन कौन क्या क्या करता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतिहास बताने लगेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इस देश के गृह मंत्री एक जमाने में जब वो जेल में थे तो उनको किस तरह की वीवीआईपी सुविधा थी वो आप पता कर सकते हैं। और जहां तक सत्येंद्र जैन का सवाल है, सत्येंद्र जैन आप सब लोग जानते हैं, उनके पिता की मृत्यु हुई थी कोरोना के समय में, फिर भी दिल्ली वालों की सेवा कर रहे थे। सत्येंद्र जैन वो शख्स हैं जिनको खुद कोरोना के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कोरोना से वो ग्रसित हुए, जिंदगी मौत से बाहर निकल कर आए, जूझ कर आए। तो आज उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि रोज एक वीडियो जारी करके, और पहली बात तो ये भी, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उनको कहां से वीडियो मिल रहा है। अगर कोई साक्ष्य आपके पास है सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोर्ट में दीजिए, कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। कल पूर्व डीजी खिलाफ कार्रवाई हो गई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया। कार्रवाई तो किसी के भी खिलाफ करते रहेंगे, ये सरकार इनकी है। दिल्ली के अंदर क्या करते हैं, रोज एक लव लेटर लिखते हैं। एलजी साहब रोज एक लव लेटर लिख देते हैं। अब वैलेंटाइन डे आ रहा है, तब तक पता नहीं कितने लव लेटर लिखेंगे। रोज एक लव लेटर। भाई ये तो प्रेम का प्रतीक मतलब आप है ना? समझ लीजिए ऐसा प्रेम है उनका। हाँ? अरविंद जी कि मतलब वो हर चीज में, अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो आप ज्यादा मुस्कुराए क्यों, हंस रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए कि हंसे क्यों, बुखार हो गया तो बुखार क्यों हुआ, रोए तो रोए क्यों। मतलब वो इस तरह की जांचें कर रहे हैं। तर्क भी दे रहे हैं ना, कह रहे हैं कि भाई ऐसे आप सोचिए, एक उन्होंने जांच लगा दी कि साहब बसों की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार कर लिया दिल्ली की सरकार ने। तो बाद में हमने पूछा भैया कहां से कितनी बसें खरीदी गई, पता चला बस खरीदी ही नहीं गई और भ्रष्टाचार हो गया। तो हवाई भ्रष्टाचार, अगर नहीं, अभी उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी है जिसमें 97 करोड़ रुपया कहा है कि आप जमा कराइए, आप लोगों ने विज्ञापन में खर्चा कर दिया। बताइए, ऐसे तो हजारों करोड़ रुपए मोदी जी से जमा कराने पड़ेंगे उनको।
अगर विज्ञापन सरकारी देना जी नहीं अपराध है, वो तो दूसरे मत का पैसा था। अगर सरकारी विज्ञापन देना अपराध है तो योगी जी पे भी कई मुकदमा चल जाएगा और मोदी जी पे भी कई मुकदमा चल जाएगा और कई राज्य सरकारों पे मुकदमा चल जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं आप विज्ञापन दीजिए, लेकिन सवाल है कि खरीदना हमें कुर्सी है और हम कुछ और कर दें तो फिर तो देखिए ऐसा है कि सिर्फ एक बदनाम करने की कोशिश लगातार, अगर आप सोचिए, आज पंजाब की सरकार के बारे में एक नेगेटिव खबरें चलाते रहते हैं। भगवंत मान जी की सरकार बनने के बाद 25,000 से ज्यादा नौकरियां देने का काम उस सरकार ने किया, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम उस सरकार ने किया, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम भगवंत मान जी की सरकार ने किया, जिसके कारण से 63 लाख लोगों का बिजली का बिल जीरो आया अरविंद जी पंजाब के अंदर। तो ये तो और बावजूद इसके आप मुफ्त खोरी को बढ़ावा देने के लिए आप लोग पूरे देश में चर्चित हो गए हो, ये कहना चाह रहे हैं। इसका जवाब देता हूं, पहले सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक लिस्ट निकली है, उसमें 20वें नंबर पे आसाम है, 15वें नंबर पे हरियाणा है, 18वें नंबर पे मध्य प्रदेश है जी, 7वें नंबर पर इनका ही शासित एक और कर्नाटक का राज्य है, पंजाब दूसरे नंबर पे है अपराधों के मामले में। लेकिन ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा अपराध बस आम आदमी पार्टी के आने के बाद बिल्कुल चारों तरफ अपराध ही अपराध हो रहा है। अब आ जाइए रेवड़ी की बात। ये कहते हैं साहब मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। अर्थव्यवस्था को देखने का दो नजरिया है जी जी। एक तो ये कि जनता का टैक्स का पैसा जो सरकार के खजाने में जाए, वो पैसा आप उठाइए और चंद पूंजीपति मित्रों को बांटिए और वो देश का पैसा लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाए और विदेशों की नागरिकता लेके, उस देश से आपकी प्रत्यर्पण संधि नहीं है तो आराम से वहां पर मौज करें। एक अर्थव्यवस्था ये है जो हमारी भारत की सरकार कर रही है। 11 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने राइट ऑफ किया है और बहुत अभी पार्लियामेंट में जवाब दिया है, 5 वर्षों में मात्र राइट ऑफ किए गए लोन से मात्र 10% वो वसूली कर पाए हैं। ये एक तो हकीकत है कि चंद लोगों को आप मजबूत बना रहे हैं। और 10 लाख करोड़ रुपए उसका आंकड़ा सदन के अंदर रखा गया। पूरे उत्तर प्रदेश के बजट का 2 गुना बजट, 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश का 2 गुना बजट, इतना पैसा चंद लोग लेके भाग गए। एक अर्थव्यवस्था का मॉडल यह है। दूसरी अर्थव्यवस्था का मॉडल है अरविंद केजरीवाल का मॉडल, मनीष सिसोदिया का मॉडल। जब हम लोग यहां दिल्ली में सरकार में आए तो हमारा 30,000 करोड़ का बजट था, आज 70,000 करोड़ रुपए का बजट है। हमने अपना बजट भी बढ़ाया, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दी, स्वास्थ्य फ्री दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। बावजूद इसके मुनाफे का बजट दिया और पूरे देश की महंगाई का दर अरविंद जी निकला था तो उसमें दिल्ली की महंगाई का दर पूरे देश में सबसे कम है। आप बताइए, आप कौन सी मुफ्त की रेवड़ी हम दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? मुफ्त की आम आदमी को। सुन लीजिए जी जी, आम आदमी को ये मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। उससे उसके जेब में पैसा जा रहा है। जो पैसा जेब में जा रहा है वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च कर रहा है। वो मनी ब्लॉक नहीं हो रही है, वो मनी काला धन के रूप में चंद लोगों के पास नहीं है, वो मनी स्विट्जरलैंड की बैंक में नहीं जमा है, वो आम आदमी के जेब में पहुंचती है राहत के तौर पे और वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च करता है। ये हमारे अर्थव्यवस्था का मॉडल है। ये अरविंद केजरीवाल की इकोनॉमिक्स है। उस पे उनका इसको समझना चाहिए मोदी। नहीं, एकदम समझ रहे हैं। मैं समझता हूं रेवड़ी कह के आप अपने पूंजीपति मित्रों को रेवड़ी बांटते हैं। देखिए ऐसा है, ये तो अरविंद जी बीजेपी का आरोप है। नहीं, मैं उन्हीं की बीजेपी का ही कह रहा हूं। मैं बीजेपी की आरोप की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो इस देश के सबसे शक्तिशाली अमीर हैं और दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर हैं, उनकी 2014 के पहले कितनी संपत्ति थी मालूम है? 37,000 करोड़। 2018 में हुई 59,000 करोड़। 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़। 2022 में जब कोरोना से पूरी दुनिया मर रही थी उस समय उनकी संपत्ति हो गई 13.5 लाख करोड़। एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए आप देश की अर्थव्यवस्था चलाएंगे, वो अर्थव्यवस्था ठीक है, या अगर आप करोड़ों लोगों को राहत दे रहे हैं वो अर्थव्यवस्था ठीक है? संजय भाई, मुझे बस अब रैपिड फायर कर लेते हैं जरा हम लोग। ये बताइए कि अब अगली तैयारी किस राज्य की है आपकी? देखिए, बहुत सारे राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव है। मैं समझता हूं कि उसके बारे में पार्टी ही निर्णय लेगी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव है जिसके बारे में पार्टी निर्णय लेगी कि कहां हमें कैसे लोग लड़ेंगे, पूरा फोकस अभी इसके बारे में अंतिम निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। लेकिन चुनाव अगर आप कहेंगे तो इन्हीं राज्यों में आने वाले दिनों में है। कर्नाटक भी है और बीएमसी का भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में नगरपालिका का चुनाव है। नगर निकाय के 763 नगर निकायों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अच्छा संजय भाई, ये कह रहे हैं आपको इतना सारा मतलब
यहाँ पे मुकदमे किए गए, उत्तर प्रदेश में इतनी आपने यात्राएं की, है ना, मैं तो उसका गवाह हूँ, हैं, कितने सारे मुकदमे ला दिए, वो सब चल रहे हैं कि खत्म हो गए? चल रहे हैं मुकदमे, 24 मुकदमे किया बाबा जी ने। हाँ। 24 मुकदमे किया मेरे ऊपर, देशद्रोह का भी मुकदमा लगा दिया, एक दिन में 9 FIR की अरविंद जी मेरे ऊपर उन्होंने। तो ठीक है, उनका अपना काम है, FIR करें, मुकदमे लिखें। मुझे सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है, वरना अच्छा। आपके साथ बैठ के इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, मैं भी अभी जेल में होता। एक और सवाल है मन में, पंजाब में आप कह रहे हैं कि सब मतलब आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, ये इतने बड़े बड़े गैंगवार हो रही है, इसके पहले तो हमने देखा ही नहीं था। मैं पहली बार देखा कि इतने बड़े बड़े गैंगस्टर पंजाब में हैं। 17 से पहले मैं वहां इंचार्ज के तौर पे काम कर चुका हूं। मैं आपको बता रहा हूं जी, दिन दहाड़े सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाती थी। ड्रग्स का ऐसा कारोबार था, और जो चिट्टा बेचने वाला जो परिवार था, उसकी एक सांसद जो पार्लियामेंट में बोल रही थी, उनसे ही सवाल पूछना चाहिए कि कौन करता था ड्रग्स का धंधा, कौन करता था बसों का धंधा, कौन करता था जमीनों पे अवैध कब्जे, कौन लोग जिम्मेदार थे इसके लिए? जिन लोगों ने पंजाब के खदानों से लेके, जमीनों से लेके, बसों से लेके, होटलों से लेके सब कुछ बेचा, ड्रग्स में पंजाब को डुबोया, आज वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो लोग सवाल कर रहे हैं जिन्होंने पंजाब को बेचने का काम किया। भगवंत मान जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन, अच्छी और जनहित में काम करने वाली सरकार चल रही है। ऐसे बदनाम करने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो आपको आंकड़े दे दिए। नहीं, वो तो मैंने सुन लिए, लेकिन इसके पहले मैंने आपको आंकड़े दे दिया। इसके पहले ना मैंने देखा था, अपराध के मामले में अरविंद जी दूसरे नंबर पे है पंजाब, अगर आप अपराध नियंत्रण का आंकड़ा निकालें। खाली ये सब साजिश है, मतलब इसमें कुछ दम नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं हमारी सरकार काम कर रही है। अगर आप देखिएगा, इनकाउंटर हुए, तमाम अपराधी मारे गए, ड्रग्स के कारोबार में जो लोग शामिल थे, कितने रोज कहीं हीरोइन पकड़ने का काम करती है हमारी सरकार, कहीं किसी अपराधी को पकड़ने का काम करती है, ड्रग्स पे नियंत्रण लगाने का काम सरकार कर रही है लगातार। तो मैंने फिर आपको कहा जी कि हमको काम करने का मौका मिला है, बेहतरीन काम करके पंजाब में भी दिखा रहे हैं। 3 बार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग काम करके दिखा रहे हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप से कुछ होने वाला नहीं है। जो काम है वो जो पंजाब की जनता भी देख रही है, उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। संजय भाई, एमसीडी का आपका मेयर तय हो गया कि अभी भी बीजेपी? एमसीडी का मेयर तय हो गया। तय हो गया? आज उसका अनाउंसमेंट भी हो गया। डॉक्टर शैली ओबराय करके हैं, उनको। अच्छा, वो तय कर दिया आप लोगों ने? उसमें कोई झंझट नहीं है ना? नहीं, कोई झंझट नहीं। क्या पता? अब तो पता चल रहा है कि खुद ही भारतीय जनता पार्टी ने बहिष्कार करने की बात कही। अच्छा, चलिए। तो मैंने तो पार्लियामेंट में वन्य जीव संरक्षण पे बहस चल रही थी, तो मैंने कहा यहाँ मान्यवर इंसानी जीव संरक्षण का खतरा है। तो एमसीडी के जो हमारे पार्षद थे, आप सोचिए कि एक पार्टी जो पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीटें हार चुकी है, जी। एक पार्टी जो हमसे इस चुनाव में 31 सीट पीछे है, वो कह रही है मेयर हमारा ही होगा। 3 दिन तक सब सारे मीडिया हमसे सवाल पूछ रहे थे। सवाल ही मैंने पूछा। 31 सीट ज्यादा जीतने के बाद भी हमसे सवाल पूछ रहे थे। वो लोग तो कह रहे हैं मेयर हमारा ही होगा। अरे, इसका क्या मतलब है? मतलब खुलेआम दादागिरी कि हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे साहब, भले ही आप कितना भी जीत के आओ, सरकार तो हमारी बनेगी। सवाल हमने इसीलिए पूछा क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं। नहीं, अभी फिलहाल तो यही बोला है भाजपा वालों ने कि वो चुनाव का, जो मेयर का चुनाव होगा उसका बहिष्कार करेंगे। तो जाहिर तौर से आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी घोषित किया हम लोगों ने, तो उसको जिता देंगे आप लोग, है ना? चलिए संजय भाई, बड़ा शानदार सेशन रहा आपके साथ। हम उम्मीद करेंगे कि अगली सरकार हम आपकी जल्द देखेंगे। नमस्कार। 4 करोड़ लोग पूरे देश और दुनिया भर में, इस मंच को 4 करोड़ लोगों ने अभी तक देखा है। और सबको बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। नया वर्ष मंगलमय हो इंडिया न्यूज परिवार के लिए और आपके दर्शकों के लिए। और मैं ये बता दूं कि ये शानदार मंच का जो ये क्रम है वो जारी है, और जिस तरीके से लोगों का प्यार मिला है पूरे देश और दुनिया भर से, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। ये मंच ऐसे ही जारी रहेगा। आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज।